मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अतुल है और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं आपसे जोधपुर से बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू एवरीवन फॉर द वंडरफुल विशेस। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बोन हेल्थ पे। बोन हेल्थ एक बहुत इमर्जिंग टॉपिक है और मैं मानता हूँ कि आज जो भी हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उन सभी लोगों के फैमिलीज में कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर होगा जिसको बोन रिलेटेड इश्यू कहीं ना कहीं पैदा जरूर होता है। तो आज हम समझेंगे कि वाकई में बोन हेल्थ क्या है और बोन हेल्थ के अंदर भी हम स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। और उसके बाद में थोड़े समय में हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में और कुछ जनरल टॉपिक अबाउट बोन्स के बारे में, जनरल फैक्ट्स हम बात करेंगे जितना हमारे पास टाइम अवेलेबल रहेगा। अ, सबसे पहले मैं यदि बात करूं आर्थराइटिस की। देखिए, आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है, जब भी मेडिकल साइंस में कहीं आइटिस वर्ड ऐड होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो आर्थराइटिस जो होती है, आर्थराइटिस दो तरीके की आर्थराइटिस होती है। मोटे मोटे तौर पर आर्थराइटिस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑस्टियो आर्थराइटिस और दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखिए, दोनों में ही इन्फ्लामेशन होता है, दोनों ही वर्ड्स के साथ आइटिस वर्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका मतलब है इन्फ्लामेशन। मगर ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर कुछ अलग कॉजेज होते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर कुछ अलग कॉज होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब, द वर्ड ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थराइटिस मतलब, आर्थर का मतलब होता है जॉइंट और आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। तो मोटे तौर पर मैं आपको ये कहूँ कि इन्फ्लामेशन जॉइंट और बोन, बोन, दो बोन्स जब मिलती हैं तो जॉइंट्स बनता है और उस जॉइंट के बीच यदि इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। अब इस ऑस्टियो आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन का जो मुख्य कॉज होता है वो हो सकता है एक्सेसिव वेट, ट्रॉमा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो मोटे मोटे तौर पर जो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस देखते हैं, जब हम घरों में सुनते हैं कि 60 to 70 ईयर्स के जो ओल्ड एज पर्सन हैं उनके जो घुटने हैं, वो आम भाषा में कहते हैं कि घुटने जो हैं वो पूरे जॉइंट जो है वो स्पेस कम हो गया है या बोन पे बोन आ गई है। हम आज के टाइम में काफी सुनते हैं कि इनका जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ रहा है। तो ये एक्चुअली है क्या? देखिए, होता क्या है कि भगवान ने दो बोन्स के बीच एक कार्टिलेज को डेवलप किया है। एक कार्टिलेज जो है उस बोन्स को उस बोन से बचाते हैं। यदि ये कार्टिलेज नहीं होती, यहाँ पर एक परत नहीं होती कार्टिलेज की, तो ये जॉइंट, ये बोन्स जो होती है वो एक दूसरे पर रब करते रहते। तो प्रोबेबली यदि भगवान ने यदि ये क्वेश्चन इफेक्ट नहीं दिया होता तो शायद 10 या 20 साल के अंदर ही हमारी बोन गिर जाती और हम शायद चल फिर भी नहीं पाते। उस कार्टिलेज, उस कुशन की वजह से ही हमारे जॉइंट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और हम लोग एक एक मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो समय के साथ साथ क्या होता है कि जब ये कुशन इफेक्ट जो होता है, ये आर्टिकुलेशन जो इफेक्ट होता है वो यदि खत्म होने लग जाता है, या मैं अपनी आम भाषा में कहूँ कि जो जॉइंट का ऑयल और ग्रीस जो है वो यदि कम लगने लग जाता है, तो वो बोन्स जो होती है वो इरोड होने लग जाती है, ये बोन घिसने लग जाएगी। जब ये बोन घिसने लग जाती है तो ये बोन एक दूसरे को रब करती है, तो यहाँ बोन्स जो होती है वो टूटने लग जाती है। तब ऐसे में क्या होता है कि बोन जो होती है बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है। सेंसिटिव स्ट्रक्चर, नर्व एंडिंग होती है तो बहुत पेनफुल होती है। पेशेंट हमारे पास किसी तरफ से आता है, पेन होता है, इन्फ्लामेशन होती है, इसका मतलब वहां पे स्वेलिंग आ रही है, रेडनेस आ रही है। तो ये बहुत ही, मतलब इस तरीके की डिजीज है जो ना तो इंसान को मरने देती है ना जीने देती। एवरीडे पेशेंट क्या कहता है कि मेरे घुटने दुख रहे हैं, मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरे से सूजन आ रही है। तो एक्चुअली ये जो कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज जो है वो क्यों डैमेज हो जाती है या वो किससे बनती है? कार्टिलेज जो होती है वो कोलेजन फाइबर, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीओग्लाइकेन के मिक्सचर से बनती है। ठीक है। समय के साथ साथ जब उस पर वियर डियर प्रेशर बढ़ने लगता है तो वो कार्टिलेज जो होती है वो डैमेज होने लगती है। या फिर
इस आर्थराइटिस की मुख्य कॉज देखें तो साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो हमारे इस जॉइंट में इंफ्लेमेशन पैदा करते हैं, जो कि टीएनएफ अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, और इंटरल्यूकिन 81 बी जो होता है वो मुख्य रूप से यहाँ पर इंफ्लेमेशन को पैदा करता है। फिर एक एंजाइम आता है प्रोटीन एंजाइम, जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीग्लाइकेन्स को क्या करते हैं, डिसॉल्व और डैमेज करने लग जाते हैं, और हमारी कार्टिलेज जो होती है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है। और फैगोसाइट्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो वो अत्यधिक अमाउंट में हमारे जॉइंट स्पेस में आकर वहाँ इकट्ठी हो जाती है और इन्फ्लेमेशन करने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि हम आप 40 या 50 ईयर्स के हुए, आपको इन्फ्लेमेशन हुआ और इमीडिएटली आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाना था। हमारी बॉडी का कार्टिलेज का एक मैकेनिज्म होता है, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहते हैं। इसीलिए बोन मात्र एक कैल्शियम और विटामिन डी का स्टोरेज नहीं है, ये एक रॉन्ग मिथ है। बोन एक लिविंग टिश्यू है। बोन को एक ऐसा कैपेसिटी दिया गया है कि आप आजीवन बनते रहते हैं और वो कटता रहता है। यदि ज्यादा बनता रहा तो भी दिक्कत, और ज्यादा कटता रहा तो भी दिक्कत। तो बोन एक ऐसा एक उसमें मैकेनिज्म होता है, बैलेंस होता है, जिसमें किस रेट पर उसको बनना है और किस रेट पर उसको टूटना है, ये पूर्ण रूप से निर्धारित रहता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस तरीके का होता है। वेट से क्या होता है कि जब हमारा एक्सेसिव वेट रहता है, वो वेट हिप और नी जॉइंट पे जाता है, तो वो क्या करता है कि वहां जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल्स होती है उस पर प्रेशर पड़ता है। यदि उस एक्सेसिव वेट को रिमूव कर लिया जाए तो वहां पर वापस परफ्यूजन उसी वे में आ सकता है। तो इसे बोलते हैं इस्कीमिया रिपरफ्यूजन फिनोमिना। तो ये तो हुआ मोटे मोटे तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। अब हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत ही पेनफुल डिजीज है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं गठियाबाई। वो किस तरीके से कैरेक्टराइज होती है कि डिफॉर्म जॉइंट्स जो होते हैं वो डिफॉर्म्ड होने लग जाते हैं, और जगह जगह स्वेलिंग आने लग जाती है। कभी पेशेंट कहता है कि आज मेरे यहाँ स्वेलिंग है, आज मेरे यहाँ स्वेलिंग है, रेडनेस आती है। मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम के अंदर जॉइंट्स बड़े स्टिफ हो जाते हैं, वो खुल नहीं पाते हैं। धीरे धीरे जब शाम होती है तो वो जॉइंट थोड़े हल्के पड़ने लगते हैं। इस तरीके की कंप्लेन के साथ जो है वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि शरीर की अपनी अपने शरीर के अंदर ही कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बनने लगते हैं जो उन कार्टिलेज को डैमेज करने। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो ओवर एज हमारे वेट बियरिंग से या ट्रॉमा से हमारी कार्टिलेज डैमेज होती है, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है उस कार्टिलेज को डैमेज करने। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुकाबले बहुत ज्यादा है, और बहुत अर्ली होता है, और बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, और होने के साथ साथ डिफॉर्म्ड हो जाते हैं जॉइंट, जो वापस करेक्टिव नहीं किए जा सकते। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस हमें ज्यादा मिलते हैं। यदि आप किसी डिजीज का इंसिडेंस देखेंगे, दोनों डिजीज को कंपेयर करेंगे, तो काफी मात्रा में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस मिलेंगे और कम मात्रा में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस मिलेंगे। जबकि डिजीज को जो सीवियरिटी होती है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ज्यादा होती है। तो वहां पर भी हम रीजन देखें तो ये एंटीबॉडीज इसलिए बनी है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होने लगे। तो कहते हैं कि इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को यदि आप किसी भी तरीके से कम कर देते हैं तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी मेंटेनेंस फेज में ला सकते हैं, या लंबे समय तक हम एंटीऑक्सीडेंट या सप्लीमेंट की मात्रा ले तो हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। अब मैं बताऊं कि इन आर्थराइटिस का मेडिकल सिनेरियो में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। मेडिकल सिनेरियो में पेशेंट जो होता है हमारे पास ओपीडी में कंप्लेन लेके आता है कि हमें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो उस पेन को रिलीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम उसे एक पेन किलर देते हैं जिसका नाम है NSAID या एस्प्रिन। हम जब उसे पेन किलर देते हैं तो वो पेन तो कम कर देगा, मगर जब जैसे मान लीजिए मैंने आज मॉर्निंग में 9 o'clock टैबलेट लिया पेन किलर का, तो वो 12 आवर्स तक असर करेगा, तो रात को 9 बजे फिर से पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैंने टैबलेट लिया, वो मॉर्निंग सुबह 9 तक मुझे सबसाइड करेगा। तो वो उस विशियस साइकिल को ब्रेक नहीं कर रहा। देखिए, हमने पैथोफिजियोलॉजी में ये समझा कि यहाँ कार्टिलेज का डैमेज हुआ है या साइनोवियल फ्लूइड का डैमेज हुआ है, तो हम उसको बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि उस सिम्टम को सप्रेस करने के लिए मैंने एक आपको पेन किलर दिया। अब इस पेन किलर का क्या साइड इफेक्ट होता है, GI ब्लीडिंग या ओरल अल्सर होना। तो साइंटिस्ट ने इससे अच्छा मतलब इस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए COX-2 इनहिबिटर का डेवलप किया गया। इससे थोड़ा साइड इफेक्ट कम होते हैं, मगर फिर भी हम पेन किलर देके पेशेंट के पेन को पोस्टपोन कर रहे हैं,
मगर उसके जो इटियोलॉजी है, जो उसका रूट कोज है, उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे। फिर अ, इसी के साथ साथ यदि हम पेन को तो रिलीव कर रहे हैं, मगर इसका जो मेन जो इम्पोर्टेंट कॉज है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, यदि हम उस पे यदि हम अपना ध्यान दें, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट की मदद लें, तो हो सकता है कि हम उस जॉइंट को वापस रिपेयर कर सकें। प्लस जो पेन किलर हम ले रहे हैं उसकी जो इंटेंसिटी है या जो उसका ड्यूरेशन है, उसको अपन कम करके अपन पेशेंट की मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि इसमें एक स्टोरी भी दिया गया है हमारी बुक के अंदर। हमारा रेफरेंस है व्हाट अ डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मे बी किलिंग यू। तो उसके अंदर एक लेडी होती है जिसका नाम होता है पैजी। और वो उसको अपने बचपन के अंदर एक ट्रॉमा लगने की वजह से उसके जो नी जॉइंट है वो आउटसाइड की तरफ एंगल होते हैं, और वो इतना पेनफुल रहती है। वो जब डॉक्टर से कंसल्ट करती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इस कार्टिलेज का ऑपरेशन करवाना होगा, और इस कार्टिलेज को हम कट करके आपके जॉइंट को ब्रेस लगा के हम उसे एनाटॉमिकल पोजीशन में रिस्टोर करेंगे, तो कि आपका ये डिजीज नहीं बढ़ेगा। बट उसे सर्जरी नहीं करवाना था, वो रिप्लेसमेंट को पीछे रखना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लिया, जैसे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, एसेंशियल फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी को लेकर लिया, और ग्लूकोसामिन सल्फेट भी उन्होंने लिया। ग्लूकोसामिन सल्फेट जो है वो बोन का एक की मटेरियल होता है, मैं आगे बताऊंगा बोन के पार्ट्स में आपको। तो उसको लेने के बाद कुछ सप्ताह बाद, 6 से 8 सप्ताह बाद देखा गया कि उनका दर्द कम होने लग गया, वो अच्छे से चलने लगी, फिरने लगी, और वो हर साल अपने जब बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही थी तो वो बहुत खुश होती थी कि उन्होंने बोन रिप्लेसमेंट को पोस्टपोन किया। जब वो डॉक्टर के पास गई, उनका रिपीट एक्सरे किया गया 2 साल बाद, तो वो जो कार्टिलेज जो डैमेज थे वो बिल्कुल सही होने लग गए थे। तो ये काफी मिरेकल रिजल्ट था, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि बोन जो बनता है, आप मानिए कि बोन जो है एक कार्टिलेज की शीट से बना है। अब एक कार्टिलेज शीट्स को ऊपर उठाएं तो उसके अंदर क्या क्या होता है, ग्लूकोसामिन सल्फेट होता है, एक आरसीसी की तरह होते हैं ग्लूकोसामिन सल्फेट पिलर्स। उसके अंदर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट डाला जाए, उनके ऊपर विटामिन सी जो कोलेजन फाइबर की तरह फैलते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी। इस तरीके से इस सपोजिटरी को, इस सीमेंट को, इस आरसीसी कंक्रीट को यदि मजबूत किया जाए तो कार्टिलेज बनने लगती है, और जब कार्टिलेज रीस्टोर होने लग जाती है तो बोन हमारी ऑटोमेटिकली सही होने लग जाती है। इसके साथ साथ कुछ फिजिकल एक्सरसाइज की मदद लेकर हम उस बोन के जो जॉइंट का जो स्पेस है उसे हम वापस मेंटेन कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो डिजीज है हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, डिजीज को ट्रीट कर जैसे मान लीजिए मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को पेन किलर के साथ ठीक कर रहा हूँ, मगर मैं वहाँ मॉर्बिडिटी भी बढ़ा रहा हूँ। मॉर्बिडिटी का मतलब वहां मैं जीआई अल्सर को पैदा कर रहा हूँ, या मैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन को पैदा कर रहा हूँ। तो पेशेंट एक प्रॉब्लम से तो निकला, मगर वो दूसरी प्रॉब्लम में जा गिरा। या हो सकता है कि उसको एडवर्स इफेक्ट ना आए, मगर उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस तो ठीक नहीं हुआ, उसका मेन रूट कोज तो आपने ठीक नहीं किया। जब वो मेडिसिन बंद करेगा तो वापस वो पेन कंप्लेन के साथ आएगा। तो इस तरीके से हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ यदि ध्यान देना हो तो हमें बोन की स्ट्रक्चर तक जाना चाहिए, और किस तरीके से सप्लीमेंट या एंटीऑक्सीडेंट काम कर सकता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला आता है ग्लूकोसामिन सल्फेट। देखिए, ग्लूकोसामिन सल्फेट जो होता है वो क्या करता है, कार्टिलेज को सिंथेसिस करता है। और कार्टिलेज को सिंथेसिस, क्योंकि ग्लूकोसामिन सल्फेट का यदि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो ये एक सिंपल अमाइनो एसिड शुगर्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन्स को बनाते हैं। और ये प्रोटियोग्लाइकेन्स जो ग्लूकोसामिन से बनता है वो क्या करता है, कार्टिलेज को इलास्टिसिटी प्रदान करता है। इलास्टिसिटी का मतलब आप किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो वापस कितना रिकॉइल होता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो बोन कार्टिलेज को और क्या चाहिए होता है, इलास्टिक इफेक्ट ही चाहिए होता है। जब हम वॉक करते हैं या जॉइंट को हम मूवमेंट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, उसको इलास्टिसिटी करना होता है। जैसे ही आपने टेंशन दिया और जैसे ही आपने टेंशन को रिलीव किया तो वो वापस इलास्टिसिटी को रीगेन कर ले, यही उसका कार्टिलेज का फंक्शन होता है। तो देखा गया, ट्रायल्स के अंदर देखा गया कि जब ग्लूकोसामिन सल्फेट को 2000 मिलीग्राम पर डे दिया गया लंबे समय तक, तो उसने क्या किया एक्चुअली, कार्टिलेज को रिपेयर किया। और जब कार्टिलेज रिपेयर हो गया तब ये देखा गया कि उसका पेन भी कम हुआ और उसका आर्थराइटिस वाला पार्ट भी कम हुआ।
इसके बजाय यदि मैं वहाँ केवल पेन किलर देता तो मैं केवल पेन को रिलीव करता, मगर मैं कार्टिलेज को रिपेयर नहीं कर पाता। इसलिए आजकल इस ओपिनियन को मानने के बाद, ये जब ओपिनियन ग्लूकोसामिन सल्फेट के बारे में आई, तब इसे अब ऑर्थोपेडिक लोग भी मानने लगे ग्लूकोसामिन सल्फेट को वाकई में दिया जाना चाहिए। मगर यही ग्लूकोसामिन सल्फेट यदि कहीं नेचुरल सोर्स से भी आपको मिले, ना कि सिंथेटिक सोर्स से, तो ये इसके रिजल्ट्स बहुत वंडरफुल है। ऐसा देखा गया है कि आपने मान लीजिए 1 साल तक ग्लूकोसामिन सल्फेट लिया, उसके बाद मेरे पास कुछ पेशेंट हैं जिन्होंने मान लीजिए किसी कारण से कि नहीं अब मैं ये टेबलेट नहीं लूंगा, मैं देखूंगा कि इसे बंद करने के बाद वापस मुझे पेन होता है। तो मेरा एक ऐसा पेशेंट है जिसको ग्लूकोसामिन सल्फेट उसने बंद करने के बाद उसने वापस पेन की कभी कंप्लेन ही नहीं की। तो इसका ये एक वाकई में एक एग्जांपल है। इसको अपन रिट्रोस्पेक्टिवली देखें तो डेफिनेटली उसका वहाँ कार्टिलेज का डेवलपमेंट हुआ होगा, और इसी वजह से वो जो पेन हो रहा था, बोन टू बोन जो टच हो रही थी, वो अब नहीं हो रही है, तो वो सिम्टोमेटिकली फ्री। तो दैट इज गुड, गुड पॉइंट कि हमने उसे प्रिवेंट किया, ना कि हमने उसे अंधेरे में रखा या उसे केवल हमेशा मैं उससे कुछ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इनकम लेता रहा। मैंने उसके लिए ऐसा कुछ किया, कंस्ट्रक्टिव वे में किया कि उसका पेन अब टेम्परेरी की बजाय परमानेंटली उसका चला गया। इसी तरीके से एक सप्लीमेंट आता है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। देखिए कॉन्ड्राइटिन सल्फेट क्या करता है, ये ग्लूकोसामिन सल्फेट के साथ मिलकर उस कार्टिलेज को प्लास्टिसिटी प्रदान करता है। प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ दो, वो वापस अपने शेप में आ जाती है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो जब कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और ग्लूकोसामिन सल्फेट दोनों मिक्स हो जाते हैं, तब कार्टिलेज की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है। मगर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इजीली एक तो अवेलेबल नहीं है, प्लस ओरली उसका क्या मेटाबॉलिज्म होता है, वो अभी एकदम किस तरीके से वो इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होता है, वो अभी पूर्ण रूप से रिसर्च में अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। बट कहीं आउटसाइड द कंट्री इसे आईवी कॉन्ड्राइटिन सल्फेट भी दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हम ऑस्टियोपोरोसिस की। दो सप्लीमेंट हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए, आगे कैल्शियम और मैग्नीशियम का हम थोड़ा ऑस्टियोपोरोसिस के साथ डिस्कस करेंगे। अब बात आती है ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है, ऑस्टियो मतलब बोन, और पोरोसिस का मतलब बोन के अंदर पोर्स का होना। सपोज किसी के बोन है और इस बोन में यदि जगह जगह छेद हो जाए तो वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अब देखिए छेद होने से क्या हुआ कि वो बोन जो है वो वीक हो गई है, ये माइनर ट्रॉमा के साथ ही फ्रैक्चर हो सकता है। तो केसेस देखने को मिलते हैं, और ये मोस्टली जो होते हैं वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में मिलते हैं, क्योंकि वहां पर उनका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम होने लग जाता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जब कम होने लग जाता है तो कैल्शियम बोन से निकलने लग जाता है, और इसी वजह से वहां पे बोन्स वीक होती है। तो मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर ये बहुत ज्यादा देखा गया है। और मैंने बताया आपको कि कैल्शियम जो है वो एक लिविंग टिश्यू है, जिससे आप कैल्शियम और विटामिन डी का स्टोरेज बना सकते हैं with। वहां पर मल्टीपल हार्मोन्स काम करते हैं, और बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन और एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। जैसा कि हम आजकल जो है कि हम लोग व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट फ्लोर्स हैं, रिफाइंड शुगर हम ज्यादा खाने लग गए हैं, वेस्टर्न डाइट का कल्चर ज्यादा आने लग गया है। तो उससे क्या होता है कि हम हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फोरस का इंटेक ज्यादा करते हैं। देखिए फॉस्फोरस और कैल्शियम का एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ने लगती है तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों मिलकर क्रिस्टल्स बनाने लग जाते हैं, और वो कैल्शियम जो हमारी यूज करते हैं। Please, Moon. Please, Moon. Please, Moon. रिफाइंड शुगर की वजह से हाई मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फोरस बढ़ने लग गया है, और कैल्शियम का जो डिपोजिशन है वो कम होने लग गया है। इसकी वजह से हमारी बोन्स जो है वो वीकन होने लग गई है, और काफी टाइम हम सुनते हैं कि बहुत माइनर ट्रॉमा चलते चलते वो गिरे और उनकी बोन जो है वो टूट गई। तो ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फैक्टर आता है इसको प्रिवेंट करने के लिए, वो सबसे पहला आता है कैल्शियम। देखिए यदि किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली बोन्स आपकी वीक होने ही वाली। तो
कैल्शियम के बारे में बताते हैं कि 800 से लेकर 1500 मिलीग्राम तक आपको पर डे उसको सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। कैल्शियम के अंदर भी यदि आप कैल्शियम सिट्रेट का चुनाव करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। और तीसरा फैक्ट है कैल्शियम के लिए कि यदि आप इसे फूड के साथ कंज्यूम करें या इमीडिएटली आफ्टर फूड के साथ आप कैल्शियम की टेबलेट लें तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है या अच्छी मात्रा में होता है। ट्रायल्स के अंदर देखा गया है कि जिन बच्चों को सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं बात कर रहा था आपसे कैल्शियम की। और कैल्शियम में मैंने आपको बताया था कि प्यूबर्टी के दौरान यदि हम बच्चों को 800 टू 1200 मिलीग्राम तक यदि कैल्शियम देते हैं तो देखा गया है कि उनकी जो बोन की डेंसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। इट इंक्रीजेज बाय 5 to 7%। कैल्शियम को सप्लीमेंट यदि हम बच्चों को भी करें तो उनकी बोन डेंसिटी बढ़ती है और फ्यूचर में उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है कि हमारे लीवर से जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज बनता है वो उसको एक्टिवेट करता है और एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो बोन क्रिस्टल्स को बनाते हैं। प्लस मैग्नीशियम जो होता है वो विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 को बॉडी में कन्वर्ट होने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। यदि मैग्नीशियम को किसी की डेफिशिएंसी है तो हम कितनी ही मात्रा में विटामिन डी या कैल्शियम दे दें तो उसको बहुत सही नहीं होती, उसको हम बोलते हैं विटामिन डी रेजिस्टेंस। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग विटामिन डी भी ले रहे हैं कैल्शियम भी ले रहे हैं, तो उस केस में हमें मैग्नीशियम का लेवल चेक करना चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो हमारी अमेरिकन डाइट्स में 80 to 85% रिफाइंड फूड की वजह से, कार्बोहाइड्रेट फूड की वजह से मैग्नीशियम बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो रहा है हमारी बॉडी। तीसरा मुख्य एलिमेंट आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर स्किन में अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है मॉर्निंग रेज से वो कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म, विटामिन डी को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी में। तो जो लोग ऑफिस में ज़्यादा काम करते हैं या जिसका डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर कम है उनको विटामिन डी की कमी हो सकती है। प्लस जो आजकल जो ये फोर्टिफाइड मिल्क आ रहे हैं या फोर्टिफाइड फूड आ रहे हैं तो उसमें जो विटामिन D3 होता है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। तो जब तक बॉडी के अंदर गट के अंदर ओरल फॉर्म में यदि आपको एक्टिव विटामिन D3 नहीं मिलता है, विटामिन D3 नहीं मिलता है तो वो विटामिन D3 हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो विटामिन डी को कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो कैल्शियम ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी को हमें 500 to 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डेली लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है विटामिन के। आपने देखा होगा कि यदि किसी ने भी कैल्शियम का सप्लीमेंट लिया है तो जो मार्केट में जो फार्मास्यूटिकल टेबलेट्स जो मिलती है वो आजकल कैल्शियम सिट्रेट प्लस विटामिन डी, मैग्नीशियम एंड विटामिन के भी उसमें ऐड हो। तो विटामिन डी क्या काम करता है? विटामिन के जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एक ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन को बनाता है और ऑस्टियोकैल्सिन जो प्रोटीन होता है वो बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना केवल बोन फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होता है, वो बोन को रिपेयर भी करता है, रीमॉडलिंग भी करता है, प्लस बोन को फॉर्म भी करता है। मतलब समझ करिए कि आप बोन फॉर्म बन गई, मान लीजिए बोन उबड़ खाबड़ वे में बन गई है तो उसको रीमॉडलिंग भी करता है। तो ऑस्टियोकैल्सिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें विटामिन के की जरूरत होती है। प्लस ये हमारी बॉडी से यूरिन से जो कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन होता है उसको भी रिड्यूस करता है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है और बोन को स्ट्रेंथ करता है। देन आता है मैग्नीज। पहले हमने बात करी थी मैग्नीशियम की, अब मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीज की, जिसका नाम है Mn। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो है कार्टिलेज और बोन के अंदर उसको बनाता है। और मैग्नीशियम भी आजकल रिफाइंड फ्लोर की वजह से या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की वजह से मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो रही है।
तो ये कुछ छोटे छोटे मिनरल्स हैं, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम और विटामिन डी हर कोई चीज। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम के बारे में बहुत कम लोग स्ट्रेस देते हैं। तो बोन को एक अच्छे फॉर्म में बनने के लिए इनकी जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है फॉलिक एसिड, विटामिन बी 6 एंड बी 12। ये तीनों कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो होमोसिस्टीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर आपने हमेशा सुना होगा कि कार्डियक अटैक आने के या हार्ट डिजीज होने के या ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। कारण ये होता है कि जब तक पोस्ट मेनोपॉजल नहीं होता, बिफोर मेनोपॉज, हमारी बॉडी के अंदर फीमेल्स के अंदर बहुत अच्छी एफिशिएंसी में मिथ्योनिन को ब्रेक डाउन किया जा सकता है होमोसिस्टीन के अंदर, और उसे वापस रीयूटिलाइज किया जा सकता है। बट मीनोपॉज के बाद में ये एफिशिएंसी हमारी बॉडी की खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, होमोसिस्टीन लेवल बढ़ने लगता है। और जब होमोसिस्टीन लेवल बढ़ने लगते हैं तो हमारी आर्टरीज के अंदर इन्फ्लामेशन होने लगता है। इसलिए हार्ट अटैक के चांसेस फीमेल में पोस्ट मेनोपॉजल बढ़ते हैं, और प्लस इसी की वजह से ये बोन फॉर्मेशन में भी ऑस्टियोपोरोसिस करने लगते हैं। तो इसके लिए हमें फॉलिक एसिड, विटामिन बी 6 और बी 12 भी एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए। फिर आता है मिनरल, आता है बोरोन। एक्चुअली बोरोन जो है वो बोरिक एसिड से मिलता है। आपने किसी ओल्ड एज पर्सन से सुना होगा तो वो हमेशा कहते थे कि जब पानी उनका अच्छा नहीं आता था तो वो बोरिक एसिड को आधा चम्मच मिला के पीते थे। वो कहते हैं कि बोरिक एसिड इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोन हेल्थ के लिए। तो ये बोरोन जो है वो आजकल सोइल से भी खत्म हो रहा है और पानी से भी खत्म हो रहा है। तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जाके फॉस्फोरस के लेवल को कम करता है, और जब फॉस्फोरस का लेवल कम होता है तो कैल्शियम का लेवल ऑटोमेटिकली। तो बोरोन इज आल्सो इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर द बोन। देन कम द सिलिकॉन। सिलिकॉन बहुत कम सुना होगा आपने सिलिकॉन के बारे में, मगर ये कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाता है। उसके बाद में आता है जिंक। जिंक भी विटामिन डी के एक्चुअली नॉर्मल फंक्शन करने के लिए जिंक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखा है हमने, जिंक की इम्यूनिटी कम होती है। कोरोना में आपने देखा था जिंक दिया जाता था, तो जिंक की इम्यूनिटी कम होती है, उनकी बोन्स भी वीक होती हैं। तो जिंक भी एक ऑप्टिमम अमाउंट में हमें लेना चाहिए। तो कहने का मतलब, मेरा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने का मतलब ये था कि ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस जैसी समस्या जो किसी कीटाणु से नहीं हुई है, वो हमारी लाइफस्टाइल से हुई है। या तो वेट गेन हुआ है, या आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ है, या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं रेगुलर वे पे, आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जब नहीं करते हैं तो हमारी कार्टिलेज वीक हो जाती है। तो मेरा की मैसेज आपसे ये है कि यदि आप एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाएं, वेजिटेबल फ्रूट्स की मात्रा को बढ़ाएं, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोसामिन सल्फेट, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज यदि आप करें तो आप अपनी जॉइंट्स की टेक केयर कर सकते हैं। आपको रिप्लेसमेंट की स्टेजिंग पे नहीं जाना होगा, या आपको किसी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे नहीं जाना होगा, या किसी फ्रैक्चर या ट्रॉमा से आप बच सकते हैं। देखिए हमेशा ये है कि आप किसी चीज को प्रिवेंट करें तो ज्यादा बेटर है, रादर देन आप किसी डिजीज को बनाएं और उसको फिर ठीक करें। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड टुवर्ड्स द बोन हेल्थ, and sorry for the inconvenience. It was little hurry worry. Thank you, sir. Back to the host.